नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। आज इकोनॉमिक्स के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मंदी को, यानी कि डिप्रेशन को, कि अर्थव्यवस्था में मंदी का मतलब क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्फ्लेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद ये देखा था कि इन्फ्लेशन का कारण क्या था, कि मांग में वृद्धि हो जाने से वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है, या बाजार में या जनता के पॉकेटों में पैसे के आ जाने से, बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ जाने से महंगाई बढ़ जाती है। और देखा था कि इन्फ्लेशन के क्या क्या प्रकार होते हैं और इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। तो पिछले दो वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के बारे में देखा था और आज इस वीडियो में मंदी के बारे में देखेंगे। तो ये जो मंदी है वो इन्फ्लेशन से बहुत ही इंटरलिंक्ड विषय है। यहाँ पे महंगाई में ये होता था कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती थी, जिसके कारण ये होता था कि उत्पादन भी में वृद्धि हो जाता था, रोजगार में वृद्धि हो जाता था और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती थी। लेकिन नकारात्मक प्रभाव को भी हम देखे थे महंगाई में, कि कैसे शोषित और वंचित वर्ग और वंचित और शोषित हो जाते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था पे इसके सकारात्मक प्रभाव को भी हम इन्फ्लेशन के सकारात्मक प्रभाव को देखा था। लेकिन महंगाई में जस्ट इसका आप कह सकते हैं कि एक अपोजिट तरह की घटनाएं होती है, कि इसमें कैसे उत्पादन और वस्तुओं की कीमतों अपने निचले स्तर पे होती है। और जब उत्पादन की कीमत निचले स्तर पे होगी तो यानी कि आदमी का रोजगार भी कम हो जाएगा। जब आदमी का रोजगार कम हो जाएगा यानी कि आप कह सकते हैं कि मार्केट में या जनता के पास पैसे की प्रवाह जो है, मुद्रा की प्रवाह भी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जो लक्षण है वो मंदी के होते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसको, कि मंदी परिचय किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का कमजोर पड़ने लगना ही अर्थव्यवस्था की मंदी कहलाती है। अब आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? जैसे कि उद्योगों में वस्तुओं को और सेवाओं का उत्पादन और मार्केट में वस्तुओं के बिक्री, ये आर्थिक क्रियाकलापों में जैसे कमजोरी आ जाती है तो हम लोग कहने लगते हैं कि बाजार में मंदी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या देखे जा सकते हैं? तो प्रमुख लक्षण जो है वो महंगाई के जस्ट आपको अपोजिट जो होगा वो दिखाई दिए जाएंगे। जैसे कि महंगाई मंदी के प्रमुख लक्षण, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और कीमत का स्तर नीचे हो जाता है, क्योंकि उत्पादन नीचे हो जाता है और कीमत भी वस्तुओं का नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है, जैसे उत्पादन नीचे होगा तो क्या होगा कि आय एवं रोजगार के अवसर भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब उत्पादन कम होगा, वस्तुओं का मांग कम हो जाएगा बाजार में, तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा। जब उत्पादन कम हो जाएगा तो उत्पादन करने वाला ही को कम करना पड़ेगा। जहां पे लेबर है तो उसको लेबर को क्या करता है, फैक्ट्रियों में छटनी होने लग जाती है, तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। जैसे रोजगार कम होगा तो आदमी के पास आय का स्रोत भी कम हो जाएगा। और ये दोनों का मेन कारण क्या है, तो मांग बिल्कुल अपने निचले स्तर पे जाने लगती है। जैसे ही मांग अपने निचले स्तर पे जाएगी तो ये सारी घटनाएं अपने आप होने लग जाती है। इसी को हम लोग मंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, डिप्रेशन, मंदी। इसको कुल मिला के बात करें दोस्तों तो मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से काफी निम्न होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुद्रास्फीति को बढ़ने से हम लोग क्या कहते हैं, महंगाई बढ़ गई, और मुद्रास्फीति के कम होने से कहते हैं महंगाई घट गई, यानी कि सस्ती हो गई सामानें, उत्पादन में कमी हो गई। तो मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूप से अपने निम्न अवस्था में पहुंच जाती है और इसी निम्न अवस्था को हम लोग मंदी के नाम से जानते हैं। 1929 ईस्वी में वैश्विक अर्थव्यवस्था में महान मंदी देखी गई थी। अब 1929 में क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, जब 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के देशों में ये मंदी छा गई थी। और इस मंदी का चपेट केवल एक या दो देशों में नहीं होता है, ये अपने जो पड़ोस है और धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लेता है। तो ये महान मंदी 1929 ईस्वी में देखी गई थी और तब से अर्थशास्त्री इस पे ये कहते हैं कि मंदी को रोकने का जनरली कोई उपाय नहीं होता। अगर मंदी जब आ जाती है तो सरकार के पास बहुत ही कम विकल्प हो जाते हैं। इसीलिए इससे बचने के लिए हमेशा अर्थशास्त्री ये सरकार को सुझाव देते हैं कि आप मंदी को मार्केट में आने ही न दे। और मंदी को मार्केट में आने कैसे नहीं दिया जाएगा, तो सरकार इसके लिए कुछ मौद्रिक नीति लाती है। मौद्रिक नीति कि कैसे
बाजार में मांग को बढ़ाया जाए। और मांग को कैसे बढ़ाया जाएगा, तो मार्केट में पैसे के फ्लो को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे मार्केट में पैसे का या मुद्रा का फ्लो को प्रभाव बढ़ जाएगा तो मांग अपने आप स्वतः बढ़ जाएगी और फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अपने पटरी पे लौट आने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मंदी के परिचय के विषय में। लेकिन मंदी को अर्थव्यवस्था में सूचित किया जाता है, वो 2 शब्दों से सूचित किया जाता है। क्या 2 शब्द हैं, तो मूल्य स्तर में आने वाली इस गिरावट को अर्थशास्त्र में 2 शब्दों के माध्यम से सूचित किया जाता है। क्या क्या, डिफ्लेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अपस्फीति या मुद्रा संकुचन, और दूसरा डिसइंफ्लेशन, अपस्फीति। ठीक है, और ये दोनों में क्या हो जाता है दोस्तों, मांग में कमी आ जाती है। मांग में कमी आना ही डिफ्लेशन है और डिसइंफ्लेशन है, और दोनों मंदी के ही रूप है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है फिर, तो दोनों में अंतर क्या है, इसको हमने यहाँ पे दोस्तों 2 अलग अलग कॉलम में लिखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन, अपस्फीति और अपस्फीति, यानी मुद्रा संकुचन और अपस्फीति। अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में कमी आना, ये स्वतः मार्केट में डिमांड का कमी हो जाना या उसके मूल्य में कमी आ जाना अपने आप जो है वो डिफ्लेशन कहलाता है। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी किया जाना ये डिसइंफ्लेशन कहलाता है। यानी क्या हुआ कि ये सरकार के द्वारा किया जाता है। जब महंगाई बढ़ने लग जाती है और मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप लिया जाता है, यानी कि महंगाई को कम करने के लिए जो स्टेप लिया जाएगा वो डिसइंफ्लेशन के अंतर्गत में आएगा। और जो अपने आप मार्केट में वस्तु और सेवा के मूल्य में कमी आ जाएगी वो डिफ्लेशन के अंतर्गत आएगा। तो ये एक प्रायोजित होता है, ये सरकार के द्वारा किया जाता है, ये अपने आप होता है। दूसरा क्या है कि बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में कमी आ जाना। जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कमी आ जाएगी तो मंदी आ जाएगी, तो ये अपने आप आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई हो तो सरकार क्या करता है, उस महंगाई को कम करने के लिए बाजार में मुद्रा की आपूर्ति को कमी कर देता है। तो ये यहाँ पे बाजार की में मुद्रा की आपूर्ति को कमी किया जाना। और ये कैसे किया जाता है, तो हर सरकार अपने मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करके किया जाता है। और मौद्रिक नीति को हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पढ़ेंगे। तीसरा जो है, जो मैंने बताया कि ये स्वतः उत्पन्न होती है, ये जो है डिफ्लेशन वो स्वतः उत्पन्न होती है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये सरकार के द्वारा उत्पन्न किया जाता है महंगाई नियंत्रण के लिए। ठीक है दोस्तों, और चौथा क्या है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या सरकार नहीं चाहेगी कि उसके अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाए, क्योंकि मंदी आने से क्या हो जाता है, उत्पादन अपने निचले स्तर पे चला जाता है, और जैसे निचले स्तर पे उत्पादन जाएगा तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे तो आम आदमी के पास पैसे की या मुद्रा की प्रवाह कम हो जाएगा, और इससे ये साइकिल एक कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे आम आदमी के पास पैसे की कमी हो जाएगी वो मांग को और कम करना चालू कर देगा, जब मांग के और कम होगा तो फिर उत्पादन में और कम होगी, और उत्पादन में कम होगी तो फिर रोजगार के अवसर और कम होंगे, और ये साइकिल लगातार चलने लग जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये उपभोक्ता तथा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा महंगाई होने लग जाती है तो हमने नकारात्मक प्रभाव देखे थे इन्फ्लेशन के कि हमारा जो है इंपोर्ट क्या होता है, महंगा होने लगता है, और शोषित और वंचित वर्ग के जो जनता है वो और शोषित और वंचित होने लगते हैं। तो इसमें उपभोक्ता है उसको महंगाई से थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि सरकार वस्तु और सेवाओं के कीमतों में कुछ सब्सिडी दे देती है, जिससे उपभोक्ता को महंगाई से राहत मिलने लग जाती है, और फिर से उपभोक्ता खुश होने लगते आते हैं, और फिर वो मांग को बढ़ाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के लिए फिर अच्छी खबर हो जाती है। तो ये क्या है कि अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता दोनों के लिए डिसइंफ्लेशन अच्छी होती है, बट जो डिफ्लेशन है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ये डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में अंतर है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अर्थात हम ये सब कह सकते हैं कि डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन दोनों मंदी का ही एक तरह से रूप है, बट दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग अलग है। एक स्वतः आ जाता है और एक लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये दोनों जो है वो इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सरकार इसको कैसे गणना करते हैं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था है मंदी आने लग जाती है। तो डिफ्लेशन और डिइंफ्लेशन दोनों जो है वो क्या है, मुद्रास्फीति के दर में आने वाली कमी है, कि मुद्रास्फीति के दर में किस तरह से कमी आ रही है।
ईयर बाय ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, दूसरे फाइनेंशियल ईयर से तीसरे फाइनेंशियल ईयर में जिस तरह से मुद्रास्फीति की दर में कमी आने लग जाती है, वही जो है डिफ्लेशन और डिफ्लेशन होता है। अब हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। सपोज कीजिए कि 2016 में किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपए था, अब 2017 में इसी वस्तु का प्राइस 120 हो गया। तो यानी क्या, मुद्रास्फीति यानी कि उस वस्तु में महंगाई 20% से हाइक कर गई, बढ़ गई। अब 2018 में उसी वस्तु का प्राइस हो गया 132। तो 120 से जो 132 में जाएंगे तो वस्तु का प्राइस में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 10% का हुआ है। यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 20% से इसके दाम में बढ़ोतरी हुई थी और इस फाइनेंशियल ईयर में 10% के दाम से बढ़ोतरी हुई। यानी कि मुद्रास्फीति का जो दर है वो कम हुआ कि नहीं, 20% से 10% हो गया। महंगाई की जो दर है वही हमारा डिफ्लेशन और डिइंफ्लेशन होता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि महंगाई का जो दर कम हो रही है वो 20% से 10% हो गई है। अब 2019 का बात करते हैं दोस्तों, तो 2019 में उस वैल्यू का सपोज कीजिए कि 132 रुपए ही रहा, यानी कि प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। यानी कि और जो है 10% से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 0% पे आ गया। यानी कि मुद्रा का जो है एक तरह से संकुचन हो रहा है, उस वस्तु के या उस सेवा के मूल्य में धीरे धीरे जो वृद्धि होनी थी, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था कहता है कि महंगाई जो है एक निश्चित रूप से एक निश्चित % पे हो तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर बढ़ रहा है उस वस्तु के प्राइस में लगातार गिरावट हो रही है, उसके आने वाली जो इंक्रीमेंट है उसमें धीरे धीरे गिरावट हो रही है। और 2020 में अगर हम बात करें तो वही वस्तु का प्राइस फिर से 100 रुपए हो गया। यानी कि जो 2016 में था वही 2020 में लौट के आ गया। यानी कि यहां से हम देखें तो 132 से 100 हो गया, यानी कि -24.2% से मुद्रास्फीति की दर नीचे आ गई। इसी को हम लोग कहते हैं मुद्रा संकुचन या डिफ्लेशन। तो इसी रेट का जो गणना होता है दोस्तों, उसी को हम लोग डिफ्लेशन या डिसइंफ्लेशन के अंतर्गत में रखते हैं और इसी को हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति की दर जो है वो 10% या 5%, जो भी मार्केट में आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि मार्केट में मुद्रास्फीति की दर 10% से कम हो गई, 5% से कम हो गई या मंदी आ गई। तो यही दर होता है जो एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में वस्तु क्या और सेवाओं के मूल्य में कमी आता जाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको कि मंदी समझ में आ गया होगा और मंदी से रिलेटेड ये जो दो शब्द है डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी से मिलते जुलते 2-3 शब्द और जो भी मंदी और महंगाई से रिलेटेड शब्द आते हैं उसको हम देखेंगे, जैसे कि स्टैगफ्लेशन, रिफ्लेशन और बाद में देखेंगे टारगेट इन्फ्लेशन। क्योंकि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि महंगाई भी ना अच्छी होती है और ना ही मंदी अच्छी होती है। महंगाई को एक रेंज में रखना ही अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और नए शब्द के लिए। तब तक पढ़ते रहिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।